হ্যাঁ দেখবি ইউটিউবটা একটু সুন্দর করতে চাই অনেকদিন পর ইউটিউবটা হাত দিয়েছি ইউটিউবটা একটু সুন্দর করতে হবে সাবস্ক্রাইবার হবে রেকর্ডিং মেসেজ স্ক্রিন শেয়ার আছে হ্যাঁ কর্পোরেট ঠিক আছে तुझी साला बात नहीं है ना एक्सपीरियंस अरे मैम तुझे भी जाना कि मैम वीडियो जाओ बैकग्राउंड चेंज করেছি লোগো চেঞ্জ করেছি সেটা ভিডিও ছেড়ে দিলাম ভিডিওটা আমি পুরো করেছি স্ট্রেট আসছে শর্টস কালকে রাত্রে ছেড়েছি তো এরকম যদি নামের কন্টেন্ট থাকে তাহলে সিগন্যালিং পাওয়ার দুটো কন্টেন্ট মিলিয়ে ইম্পর্টেন্সটাই না হবে আমি শুনতে না পাবো ঠিক আছে লেট तो आज हम लोग ये डिफरेंस जो लिख रहे हैं ना इसको लिखेंगे इस पे क्वेश्चन बाकी है वो करेंगे उसके बाद जो है एमसीक्यू ट्रू फॉल्स करेंगे फिर देखते हैं अगर टाइम हो तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पूरे नहीं तो सबसे पहले देखो डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व लिखा है तो प्रोविजन एक साइड में लिखना है एक साइड में रिजर्व लिखना है इधर लिखा है मीनिंग इट इज क्रिएटेड टू नोन लाइबिलिटी और ये लिखा है इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी इसमें भी मीट लिख दो तो मीट नोन लाइबिलिटी इसमें अननोन लाइबिलिटी ठीक है फिर नेक्स्ट लिखो नेसेसिटी नेसेसिटी में लिखो लीगल नेसेसिटी मीन्स charge against profit और इधर लिखो voluntary means appropriation of profit objective the objective is to provide depreciation doubtful debt and other specific liability
और इधर लिखो द ऑब्जेक्टिव इज टू give strength voluntary means appropriation of profit. Appropriation of profit. Objective is to give strength to the financial position of business. To the financial position of business. Investment outside the business. Next point. Investment outside the business. Provisions are never invested outside the business. Reserve may be invested. Reserve may be invested outside the business. फिर यहाँ पर लिखो शो कहाँ दिखाया जाता है इट इज आइदर shown it is either shown on asset side by way of deduction from asset for which it is created. इसमें लिखना है it is shown on the liability side under the head reserve and surplus. Reserve and surplus. Utilization for dividend. Utilization for dividend. It can't be utilized for. It can't be utilized for distribution as dividend among shareholders. It can be utilized for distribution as dividend
and shareholders. लिख लो, फिर समझाते हैं, फिर इसके बेसिस पे इलास्ट्रेशन 14 करेंगे। हो गया। यस मैम। देखो देखो है तो पहले देखो प्रोविजंस और रिजर्व में डिफरेंस क्या है। तो प्रोविजन का मतलब क्या है, देखो लिखा इट इज क्रिएटेड टू मीट नोन लाइबिलिटी, और ये लिखा इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी। तो देखो यहाँ पर दोनों ही केस में हमें क्या करना है, प्रॉफिट से पैसा बचा के रखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा मान लो 100 इनकम है, ठीक है, हम रोज 10 रुपए का बचत करते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है। तो 10 रुपए बचा के रखता है, वो 10 रुपए से मुझे क्या करना है वो मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी भी कोई भी जरूरत होगा तो हम उस पैसे का यूज करेंगे, कभी भी कोई भी जरूरत होगा। तो मुझे नहीं पता किस जरूरत के लिए कर रहे, कोई भी जरूरत के लिए कर सकते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रोविजन या रिजर्व? तुम लोग को क्या लगता है पढ़ के? হ্যাঁ মানে আমি পার্টিকুলার কিছু ভাবছি না যে 10 টাকাটা আমি কোথায় কাজে লাগাবো, আমি ভাবছি রিজর্ভ। देखो क्या लिखा है, इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी। मुझे नहीं पता कहाँ काम में लगाना है, लेकिन कभी जरूरत होगा तो हम काम में लगा लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रिजर्व, ठीक है। लेकिन मुझे पता है, मान लो मेरा कोई लाइबिलिटी है कि मुझे किसी को 10 रुपए देना पड़ सकता है, ठीक है। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है मुझे किसी को 10 रुपए देना पड़ सकता है, उसके लिए हम बचत करके रख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजंस, ठीक है। तो इट इज क्रिएटेड टू मीट नोन लाइबिलिटी और इट इज क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी, ठीक है। मतलब ये भी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि ये प्रोविजंस जो होता है ना, उसमें मुझे पता है कि मेरा लाइबिलिटी होगा, बट कितना होगा वो नहीं पता होता है। जैसे कि देखो मेरे बिजनेस में मान लो 50,000 का डेटर है, ठीक है। डेटर का मतलब जिससे मुझे पैसा मिलेगा, जिनको मैंने उधार में सामान बेच दिया। अब मुझे लग रहा है मेरे बिजनेस एक्सपीरियंस से कि हो सकता है कि 2% इसमें से मुझे पैसा ना मिले, क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता ही है। ऐसा हर एक डेटर गुड डेटर है ऐसा कभी नहीं होता, बिना उधार के बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। और उधार है तो अकाउंटेंसी, अगर उधार ही नहीं हुआ तो फिर किस चीज का अकाउंटेंसी, क्योंकि जब मुझे कोई हिसाब ही नहीं रखना है, लोग आएंगे पैसा देंगे चले जाएंगे, तो फिर मुझे कुछ हिसाब नहीं रखना है, तो हिसाब का फिर पढ़ाई करके फायदा क्या है ना। तो अगर मुझे पता है कि मेरा, हो सकता है मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअली कितना होगा, लेकिन बिजनेस करते करते सबको अपना एक्सपीरियंस हो जाता है कि मेरा 2% लॉस होगा कि 3% होगा कि 4%, एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। तो लॉस तो होगा ही, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नोन
लाइबिलिटी, ठीक है। मेरा बैड डेप्ट होगा, मुझे पता है, मैंने एक एस्टिमेट कर लिया। अब गारंटी नहीं है कि वो एस्टिमेट मैच होगा ही होगा, मे भी मैच हो सकता है, मे भी मैच नहीं भी हो। मुझे लगा 200 रुपए लॉस होगा, लेकिन हुआ 190। लेकिन मैंने बचत कर रखा था, ठीक है, कि अगर लॉस हो गया तो उस पैसे का हम, जो मैंने बचत करके रखा है, उस पैसे को उस काम में लगा लेंगे लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो ये बचत करोगे कहाँ से? बचत कहाँ से करोगे? प्रॉफिट से। बचत कहाँ से करोगे? प्रॉफिट से। अब जो घर पे जो भी काम होता है, किसी के घर पे बिजनेस है, तो तुम्हारा जो इनकम प्रॉफिट घर पे लेके आ रहे हो, उसी से बचत करोगे। कोई सर्विस करता है घर पे, तो वो जो पैसा लेके आते हैं, उससे पहले तो अपना खर्चा, घर का खर्चा पे करोगे ना। थोड़ी ना पहले ही बचत करना स्टार्ट कर दोगे। पहले तो जो नेसेसिटी है वो हमें पे ऑफ करना होता है, ठीक है। तो बिजनेस में भी वैसे ही ना, बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी है, पानी का यूज है, कोई अकाउंटेंट रखा है, सैलरी है, रेंट है। ये जो हम लोग इतने दिन से फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, पीएल में जो तुम लोग खर्चा लिख रहे हो, रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ठीक है, पोस्टेज, टेलीफोन, या फिर टैक्स का खर्चा अगर किसी का है, टैक्सेबल इनकम, तो ये सब देने के बाद कुछ होगा तो बचत करोगे। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, जो मेरा नॉन लाइबिलिटी है, क्या वो पैसा मेरे पास बचेगा तो उसका प्रोविजन बनाएंगे, या फिर मुझे प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा? पैसा मतलब प्रॉफिट में उतना अवेलेबल बनाना ही पड़ेगा, प्रोविजन मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा बैड डेप्ट होगा, या फिर मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना ही चाहिए। जैसे ये सारे फिक्स्ड एसेट में मुझे क्या प्रोवाइड करना चाहिए? डेप्रिसिएशन। क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट हम लेके तो आ गए, बट इसका वन टाइम मैंने पैसा दिया, लेके आ गए। अब इसका यूज जो कर रहे हैं, ये यूज होने पे ये खर्चा होता है। नहीं तो इसको मैंने जितने रुपए में खरीदा, उतने रुपए में ही तो बेच देते। क्या बेच पाएंगे? नहीं। अगर मैंने इसे 10,000 से खरीदा है, तो मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे ये 10,000 का ही बिकेगा 5 साल बाद, तो क्या ये 10,000 का बिक जाएगा? नहीं। क्यों नहीं बिकेगा? वैल्यू कम हो गया यूज करने पे, उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो हम अगर सोच रहे हैं कि फ्यूचर में मुझे ये टेबल आज नहीं तो कल खराब होगा, मुझे फिर से टेबल खरीदना पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? जितना मेरा डेप्रिसिएशन हो रहा है, उतना पैसे का हम प्रोविजन बना सकते हैं। कि हम सोच रहे हैं मेरा हर साल इस पे डेप्रिसिएशन हो रहा है 1,000 रुपए, तो हम 1,000 रुपए करके सेट असाइड करके रखेंगे, ताकि फ्यूचर में जब मुझे ये एसेट खरीदना हो, तो वहां से मुझे पैसे का हेल्प होगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन, जैसे डेटर का लॉस जो हम लोग पीवीडीडी बना के रखते, क्यों रखते हैं? ताकि फ्यूचर में जब लॉस हो, उस लॉस को हम लोग एडजस्ट कर सके, रिकवर कर सके, ठीक है। मतलब रिकवर का मतलब हो गया कि अचानक से लॉस हो गया तो हमें धक्का लगेगा ना, कि अगर हम पैसा बचा के रख रहे हैं तो उस लॉस को मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं हम लोग नॉन लाइबिलिटी के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। मुझे पता है मेरा डेटर कम ज्यादा जो भी है, एस्टिमेटेड करके मेरा डेटर क्या होगा? बैड डेट कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। फिर रिजर्व, लेकिन क्या है? अननोन लाइबिलिटी के लिए है, ठीक है। जैसे रिजर्व के केस में क्या होगा? रिजर्व का एग्जांपल बोलो कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पीवीडीडी बोला तुम लोग को, डेप्रिशिएशन। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैंने जनरल रिजर्व, जनरल नाम ही बता रहा है जनरल, उस पैसे को कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ऐसा कि डिविडेंड देने के लिए जनरल रिजर्व ये सब का यूज होता है। डिविडेंड का मतलब, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, उसके शेयर होल्डर होंगे, तो शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। शेयर होल्डर कौन होता है? हाँ, जैसे मान लो मैंने कोई मार्केट में नया प्रोजेक्ट लाया, ठीक है, मैंने अब बोला कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो तुम लोग कैसे इन्वेस्ट करोगे? तुम लोग मेरे कंपनी का शेयर खरीदोगे, तो मुझे मेरा शेयर को लिस्टेड करवाना पड़ेगा कितने रुपए से? नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए होता है। अगर मेरा मेरा शेयर का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो प्रीमियम में भी लिस्टिंग हो सकता है। तो तुम लोगों को मिलेगा क्या मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करके? प्रॉफिट का हिस्सा, जिसको बोलते हैं यहाँ पर डिविडेंड। शेयर होल्डर को जो मिलता है वो ही प्रॉफिट का ही हिस्सा है। तुम लोग मेरे हिस्सेदार हो गए, क्योंकि मेरे बिजनेस में पैसा लगा है, तो तुम लोग का बिजनेस मेरा बिजनेस सेम हो गया, ठीक है। अब तुम लोग के पास वोटिंग राइट्स भी आ जाएगा, कुछ भी हम डिसीजन लेंगे तो तुम लोग को पूछे बिना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग शेयर होल्डर हो। लेकिन हाँ, नॉमिनल नंबर शेयर से नहीं होता है, एक 1/10 या 10% से ज्यादा शेयर होने से तो ही वोटिंग राइट्स का मायने रहता है, अदरवाइज वोटिंग राइट्स का कोई मायने नहीं रहता है, ठीक है। तो रिजर्व का मतलब हो गया कि मेरे पास पैसा है उतना तो हम बनाए। अब रिजर्व का क्या है? हम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना, अगर बना भी सकते नहीं भी बना सकते, तो तुम लोग बोलोगे कि हम लोग को फिर प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा। देखो तुम लोग इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो हम चाहे तो प्रॉफिट का हिस्सा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। लेकिन अगर हम प्रॉफिट कमा रहे फिर भी तुम लोग को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दे रहे, तुम लोग मेरा शेयर बेच के निकल जाओ, तो मेरा तो लॉस है ना। तो मुझे
अगर प्रॉफिट कमा रहे तो मुझे तो देना पड़ेगा, अब वो मेरा मर्जी है, हम दे ना दे वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा ना। तो ये जो रिजर्व है ये हम लोग जो क्रिएट करते हैं हमारा लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका कोई लीगल फोर्स नहीं है इसमें कि करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम रिजर्व नहीं कर रहे फिर भी डिविडेंड दे सकते हैं, मेरे पास प्रॉफिट है, मैंने प्रॉफिट से कुछ सेट एक्साइड नहीं किया तो क्या हम डिविडेंड नहीं दे सकते? दे सकते हैं। मेरा जो पीएल होगा उससे भी तो हम डिविडेंड दे सकते हैं। मुझे जनरल रिजर्व से ही डिविडेंड देना पड़ेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है। जैसे एक नॉर्मल बात देखो, मान लो कि तुम लोग मुझे मंथली फीस देते हो, ठीक है। अब घर पे पेरेंट्स मान लो रिजर्व बना के रखे हैं, एक जगह पे गुल्लक में पैसा जमा करके रखे, जब भी बोलते हो कि मुझे फीस दे दो तो वहां से निकाल के देते हैं, वो भी कर सकते हैं। या फिर अपना मान लो सैलरी आता है उनका घर पे या बिजनेस करते हैं तो हर मंथ जो इनकम आ रहा है वहां से निकाल के देते रहे, जरूरी नहीं है कि वो सेविंग्स कुछ बना के रखे, कर सकते हैं ना। तो वही हो गया। तो रिजर्व जो है वो वॉलेंटरी है, ठीक है, मन करो या ना करो, ठीक है। और इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने मान लो मेरे बेटे के लिए एक एडुकेशन का रिजर्व बना लिया कि वो बड़ा होगा पढ़ेगा तो ये पैसा उसके पढ़ाई के नाम पर रख देते, ये पैसा उसके कुछ किसी और पर्पस के लिए रख देते, ये किसी और पर्पस के लिए रख देते। तो मैंने मेरे जो बिजनेस से प्रॉफिट आया उसको मैंने अलग अलग जगह पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एप्रोप्रिएशन मतलब, ठीक है। अब ये मेरा मन है कि हम अभी से करके रखें या ना रखें, नहीं करके रखेंगे तो तब मेरा जो इनकम रहेगा उससे मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉलेंटरी है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन प्रोविजन कोई वॉलेंटरी नहीं है कि करो ना करो अपना मर्जी, नहीं, ये क्या है, लीगल नेसेसिटी है। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब देखो, हाँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें वो क्रिएट करना ही पड़ेगा। पीएल में ऐसे करके पीवीडीडी बनाते हैं जो कि तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में देखा, उसके बाद क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। लेकिन रिजर्व कैसे बनता है पता है, ये नेट प्रॉफिट को अगर ब्रॉट डाउन कर देते हो फिर इसमें से जितना चाहते हो उतने का रिजर्व बना लो। जनरल रिजर्व नाम दे दो, कुछ और रिजर्व नाम दे दो, ठीक है। अब इसमें से तुम लोग रिजर्व बना सकते हो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है, डिविडेंड पे करने के लिए हम लोग बना सकते हैं। तो मुझे पीबीडीडी और इसमें फर्क देखो, पीबीडीडी क्या है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट के पहले निकाल रहे हो, मतलब खर्चे की तरह दिखाना है, ठीक है। जैसे सैलरी, अगर तुम बोलोगे मेरा ना इस मंथ लॉस हुआ है, हम तुमको सैलरी नहीं देंगे अकाउंटेंट को, वो मानेगा? क्यों मानेगा? ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रोविजन भी वैसा ही है कि अगर प्रोविजन क्रिएट करना है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर प्रॉफिट हुआ नहीं तो रिजर्व कैसे बना, नहीं बनाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट नहीं हुआ तो रिजर्व नहीं मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम अपने बेटे के लिए अभी से उसका पढ़ाई का कुछ अलग मतलब रिजर्व बना रखे या फिर किसी और चीज के लिए, तो नहीं बनाएंगे, नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ये फैन यूज करे तो क्या हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं, कैसे चलेगा? मंथ मंथ नोटिस आएगा, उसके बाद काट के चला जाएगा कनेक्शन, ठीक है, पेनल्टी लगा के चला जाएगा। तो लीगल नेसेसिटी है ना ये पे करना, ये पे नहीं करेंगे थोड़ी ना चलेगा। तो वैसे ही रिजर्व और प्रोविजन, फर्क समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अच्छा, फिर इसके बाद बोला है देखो ऑब्जेक्टिव क्या है। बोल रहा है कि इससे हम लोग डेप्रिसिएशन मतलब जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग प्रोविजन बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला इसका जो डेप्रिसिएशन होगा उतना इक्वल अमाउंट का हम क्या कर सकते हैं, प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में इस एसेट को जब खरीदने जाएंगे तो मुझे प्रोविजन अकाउंट से तो कुछ पैसा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हम कुछ और अगर जरूरत पड़ा तो एड ऑन करके हम खरीद सकते हैं। डाउटफुल डेप्ट के लिए बना सकते हैं जो पीवीडीडी हम लोग बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक लाइबिलिटी जो मुझे पता है होगा ही होगा फ्यूचर में, हो सकता है मेरे एस्टिमेशन में जो है एग्जैक्ट ना हुआ हो, तो इसीलिए तो एस्टिमेशन होता है, एग्जैक्ट थोड़ी हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। फिर बोल रहे थे ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बोल रहे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को स्ट्रेंथ देता है। अब बोलो, अगर मैंने मेरे बेटे के लिए ये सारी चीज पहले से बना रखे हैं तो मेरे पास स्ट्रेंथ हुआ कि नहीं हुआ, कि वो जब बड़ा होगा मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं बना पाए तो मुझे टेंशन है कि भाई जब मांगेगा तब देना पड़ेगा, क्या पता होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ भी वही देखो, अगर किसी बिजनेस का अच्छा प्रॉफिट है तो उससे रिजर्व बना सकता है, ठीक है। तो अगर वो रिजर्व बना के रखेगा तो उसके पास एक स्ट्रेंथ हुआ, ठीक है। और अगर नहीं बनाएगा तो जब ऐसा कोई खर्चा आएगा तो फिर उसे तुरंत प्रॉफिट से निकाल के वो देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेट असाइड कर पाता है तो अच्छा बात है, उसे स्ट्रेंथ मिलेगा। अब देखो प्रोविजन का पैसा कहीं भी नहीं लगा सकते,
ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लगा दिया, ठीक है। लेकिन रिजर्व का पैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन बिजनेस के बाहर भी हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रोविजंस तो देखो किस चीज का बना रहे हो, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो फिर डेटर के पर्पस पे उसका यूज हो सकता है, किसी और पर्पस पे उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कहाँ दिखाया जाता है प्रोविजन, कहाँ दिखाया जाता है, बोल रहा है कि एक तो देखो तुम लोग कहाँ दिखाते हो, पीएल के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हो, एसेट साइड में, एसेट से लेस करके, जैसे डेटर के नीचे लेस दिखा रहे थे पीपीडीडी, तो वही लिखा, इट इज आइदर सोन ऑन एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम एसेट फॉर विच इट इज क्रिएटेड। जिस एसेट के लिए क्रिएट हुआ था उस एसेट से उसे लेस करके दिखाया जाता है, जैसे कि तुम लोग दिखाते हो डेटर, फिर लेस करके दिखाते हो पीबीडीडी, किधर दिखाते हो, एसेट साइड में, ठीक है। और ये कहाँ दिखाते हैं रिजर्व को, तो देखो कभी कंपनी अकाउंट्स की हो तो हाँ रिजर्व सरप्लस के अंडर दिखाते हैं, ठीक है। रिजर्व सरप्लस के अंडर क्या क्या दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हो, जनरल रिजर्व दिखाते हो, कैपिटल रिजर्व दिखाते हो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है, और भी बहुत सारा रिजर्व होता है, ठीक है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी होता है, ठीक है। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्यों बनता है, कंपनी जब पब्लिक से लोन लेती है तो उसे बोलते हैं डिवेंचर। अब डिवेंचर वालों को लोन तो पे करना पड़ेगा, बैंक से लोगे तो भी लोन पे करना पड़ेगा, पब्लिक से लोगे तो भी लोन पे करना पड़ेगा, तो लोन पे करने के लिए हम एक रिजर्व बना के रखेंगे कि फ्यूचर में जब मुझे लोन होना चाहिए, तो उसके लिए जो रिजर्व बनता है उसका नाम क्या है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। अब देखो ये जो है ये प्रोविजंस का पैसा कभी भी हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में नहीं लगा सकते, लेकिन रिजर्व का पैसा हमेशा हम लोग शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते, ठीक है। अच्छा अब ये एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस देखो यहाँ पर, जैसे ये छोटा सा एक क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 14, ठीक है। इसमें बोला है कि यहाँ पर एक कंपनी नाम दिया है क्या, क्रिम्सन ट्रेडर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बोल रहा है इनके पीएल में ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, स्टेट विच वन ऑफ द आइटम्स 1 to 6, ठीक है, मतलब 1 से लेके 6 तक जो आइटम्स है, ये 5 ही हो गए, मेरा एक कट गया क्या, पता नहीं, देखते हैं। बोल रहा है ये कहाँ जाएगा, ट्रांसफर टू प्रोविजन, ट्रांसफर टू रिजर्व, नाइदर रिलेटेड टू प्रोविजन नॉर रिजर्व, मतलब ये आइटम में से कौन सा आइटम प्रोविजन कहलाएगा, कौन सा रिजर्व, और कौन सा ऐसा आइटम है ना तो प्रोविजन है ना तो रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले लिखो ट्रांसफर टू प्रोविजन, इसमें कौन कौन सा आइटम आएगा, सेकेंड ट्रांसफर टू रिजर्व, थर्ड नॉट related to provision nor reserve, ठीक है। हम लोग को बताना है कि कौन सा क्या होगा, ठीक है। तो चलो लिखे हो तुम लोग ये पॉइंट, 5 ही है, वहां पर गलती से 6 दिया हुआ है, 5। तो देखो पहला आइटम क्या लिखे हो, ये 3 पॉइंट लिख लो। अच्छा पहला आइटम क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन क्या होगा बोलो, डेप्रिशिएशन का क्या प्रोविजन। होगा, प्रोविजन, ठीक है। तो मैंने ये 1 लिख दिया, डेप्रिशिएशन लिख देते थे। फिर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अलग होता है, बैड डेब्ट अलग होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और बैड डेब्ट में क्या फर्क है, बैड डेब्ट का मतलब हो गया कंफर्म लॉस है, ठीक है। जैसे मेरा टोटल डेटर था 20,000 जिसमें से 1,000 बैड डेब्ट, इसका मतलब क्या होता है पता है, कि मुझे पता है कि ये और कभी भी मुझे पैसा नहीं मिलेगा, ये पैसा मुझे कभी नहीं मिलेगा, ये कंफर्म। लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब होता है कि मुझे डाउट है कि शायद इतना % पैसा मुझे नहीं मिलेगा, दोनों में फर्क होता है। एक हो गया है कि जो यावन बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ का मतलब
बैड डेट रिटर्न ऑफ का मतलब लॉस, हाँ लॉस हुआ है और मैंने उसे राइट ऑफ कर दिया। कैसे राइट ऑफ कर दो? पीएल में। जैसे देखो, हाँ बोलो पहले बैड डेट तक कैसे पहुंचोगे? पहले तो किसी को उधार में बेचा होगा, उधार में बेचने का एंट्री क्या होता है? डेटर टू सेल्स। ठीक है, अब सोच रहे हो कि वो मुझे पैसा दे देगा, बट उसने पैसा नहीं दिया होगा, तभी तो बैड डेट कर रहे हैं। हाँ, तब क्या लिखते हो? बैड डेट डेटर। ठीक है, अब इस बैड डेट को कहाँ चार्ज करते हैं? पीएल टू। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट रिटर्न। और अगर प्रोविजन बना रखे हो, ठीक है, तो फिर ये सेकेंड एंट्री के बाद थर्ड एंट्री कुछ ऐसा होता है, तब हम लोग लिखते हैं पीबीडीडी टू बैड डेट। तो अगर प्रोविजन बना रखे हो तो उसका यूज करके बैड डेट को राइट ऑफ करते हो, उसके बाद ये पीएल टू क्या कर देते हो? पीबीडीडी ऐसे करते हैं। ठीक है, पीएल टू पीबीडीडी करते हैं। तो बैड डेट राइट ऑफ का मतलब हो गया कि हम लोग अपना लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं। तो हमें तो 3 पॉइंट दिया है, ट्रांसफर टू प्रोविजन, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ये तो ना तो प्रोविजन में ट्रांसफर हुआ ना तो रिजर्व में। ये कोई लाइबिलिटी थोड़ी है, ये तो कंफर्म लॉस है। ये लाइबिलिटी कहाँ हुआ? ये क्या है? लॉस। लाइबिलिटी मतलब मुझे अगर किसी को कुछ फ्यूचर में पे करना है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। अब बात दो चीज पे हो रहा है, प्रोविजन और रिजर्व। प्रोविजन है एस्टिमेटेड लाइबिलिटी नोन, और रिजर्व जो है अननोन लाइबिलिटी। ठीक है, तो बैड डेट मेरा लाइबिलिटी थोड़ी है, बैड डेट मेरा क्या है? लॉस है। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। बैड डेट रिटर्न ऑफ। अच्छा, अब ये वाला बोलो, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये तो प्रोविजन ही होगा, खुद ही बोल रहा है प्रोविजन है, उसमें हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया है, तो फिर वो तो प्रोविजन में ही जाएगा और कहाँ जाएगा? इसको तो कुछ समझना ही नहीं है हमें, ये प्रोविजन ही है, बस इसमें इंक्रीमेंट बोला है। तो लिखो इंक्रीज, इंक्रीज इन पीवीडीटी लिख देते हैं, इंक्रीज इन पीवीडीटी। फिर बोल रहा है रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब होता है हाँ, रिटेन मतलब प्रॉफिट जो इस साल का हुआ उससे कुछ हटा के रख दिया, उसको बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन मतलब रखना, रखा हुआ प्रॉफिट, तो मतलब रिजर्व। ठीक है, इसको रिजर्व नहीं बोल के रिटेन्ड बोल रहा है। ठीक है, तो ये इधर आ जाए, मतलब ये प्रॉफिट से इतना हिस्सा हमें हटा के रखना है। क्या लिखा होता? रिटेन्ड प्रॉफिट। फोर्थ नंबर। अच्छा, फिफ्थ में बोला है लाइबिलिटी फॉर टैक्स। तो बोलो टैक्स जो देना है हमें, मुझे ये चीज बताओ दीदी। हाँ, क्योंकि ये मेरा क्या है? हाँ, नॉन लाइबिलिटी। मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मुझे पता है कितना देना पड़ेगा वो नहीं पता होता है एक्चुअली। टैक्स हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर सरकार को कुछ कम ज्यादा लगता है तो फिर ज्यादा होता है तो वो वापस करते हैं, कम लगता है तो नोटिस भेजते हैं, ठीक ठाक लगता है तो कुछ नहीं बोलते। ठीक है, तो लाइबिलिटी फॉर टैक्स जो है ये हम लोग का क्या हो गया? प्रोविजन। क्योंकि नॉन लाइबिलिटी के लिए हम लोग कर रहे हैं एस्टिमेट करके हम लोग टैक्स फाइल करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाए लाइबिलिटी फॉर टैक्स। तो बोलो समझ में आ गया ये दोनों में डिफरेंस, रिजर्व और प्रोविजन के बीच में? ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये ट्रू फॉल्स करते हैं। पहला वाला पढ़ो तुम। द इनकम स्टेटमेंट शोज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। देखो इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अब हम यहाँ पर दिखा नहीं पा रहे क्योंकि मैंने लैपटॉप बदल दिया। वो उस दिन मैंने जो ओपन बोर्ड को दूसरा डाउनलोड कर लिया, इस वजह से वो दूसरे वाले लैपटॉप में, नहीं तो हम दिखा देते। हम लोग जब स्टार्ट किए थे ये टॉपिक तो हम लोगों ने लिखा था, दो स्टेटमेंट लिखा था, एक इनकम स्टेटमेंट और एक क्या लिखा था? देखो अपनी कॉपी में लिखवाया एकदम स्टार्टिंग में, फाइनल अकाउंट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया। पोजिशनल स्टेटमेंट है, पोजिशनल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। देखो सब लिखा हुआ है, पोजिशनल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा फाइनल अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट का मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल। तो इनकम स्टेटमेंट हमें क्या दिखाता है?
या तो प्रॉफिट या तो लॉस, तो ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा, फिर बोल रहा है गेन फ्रॉम द सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट आर नॉट कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। बोल रहा है कि अगर हम लोगों ने कोई एसेट बेच दिया या एक्सचेंज कर लिया तो बोल रहा है कि वो हम लोग रेवेन्यू, बिजनेस का रेवेन्यू नहीं बोलेंगे। फॉल्स, रेवेन्यू बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बोलो, आंसर सही है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो जैसे एसेट बेच दिया तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब मान लो प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ बोल रहा है, तो टू क्या हो जाएगा, पीएल। तो जब पीएल अकाउंट बनाते हो तो क्या नहीं लिखते हो टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और अगर लॉस होता है तो इधर लिखते हो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, उल्टो बोले दिलम, गेन होने से इधर लिखते हैं, लॉस होने से इधर लिखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पीएल में लिख रहे हैं तो इससे एक चीज कंफर्म हो रहा है, ये मेरा क्या है, बिजनेस का रेवेन्यू इनकम है। क्योंकि पीएल में हम लोग क्या आइटम लिखते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट खरीदा तो क्या इधर टू बिल्डिंग लिख देते हो, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का बेनिफिट मुझे मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे किसी को सैलरी दिया तो सैलरी जो 12 मंथ्स का दिया, तो हम लोग तो मंथली पे करते हैं, तो जैसे 1 साल खत्म हो गया उसका बेनिफिट तो खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी उसको बोलेंगे तुम्हें अगले साल तो पूरा सैलरी दिया, इस साल क्यों दे, थोड़ी बोल सकते हैं। हमें हर साल का जो पेमेंट करते जाना होता है वो हमारा रेवेन्यू होता है। ठीक है, डे टू डे का बिजनेस का खर्चा जब हम लोग पे करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, अब डे टू डे का सारे खर्चे को जोड़ के हम लोग 1 साल का दिखाते हैं जिससे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब ये वाला मुझे बोलो, अब हम लोग ये भी तो बोलते हैं कि एसेट बेचना मेरा कोई डे टू डे का काम तो है नहीं। ठीक है, तो फिर एसेट बेच के उसका प्रॉफिट या लॉस हम लोग पीएल में दिखा रहे हैं, तो फिर ये कैसा इनकम है। मतलब मान लो मैंने ये टेबल बेच दिया, बेच के मुझे प्रॉफिट हुआ, तो क्या ये मेरा डे टू डे का बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस है क्या, हम रोज फर्नीचर बेचने का काम करते नहीं करते, फिर भी हम उसको अपने पीएल में दिखा है না abnormal একটা জিনিস বলেছিলাম, দেখো মনে আছে, ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। ये पीएल जो है हम लोग का 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है क्या, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, या फिर एक्सपेंसेस। जैसे कि ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस में क्या आएगा, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा या हम लोग इनकम करते हैं, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजनेस से जुड़ा हुआ। लेकिन ऐसा भी कुछ खर्चा होता है जो बिजनेस चले या ना चले देना पड़ता है, जैसे लोन का इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये बोला था, तो ये हम लोग का क्या है, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग। और वो जो बोल रहे हो ना एबनॉर्मल लॉस, उसको बोलते हैं उसको क्या बोले, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी ना डेली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये जब कैश फ्लो करोगे तब वहां मिलेगा। द सैलरी पेड इन एडवांस इज नॉट एन एक्सपेंस। बोल रहा है अगर हम लोगों ने किसी को सैलरी एडवांस में पे कर दिया तो ये एक्सपेंस नहीं है, बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस एसेट नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटी। पहले तो बोला ये बात सही है कि गलत, ट्रू, हाँ ट्रू है। हाँ क्यों है बोलो, जैसे देखो सैलरी पेड इन एडवांस का मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम लोग मेरे अकाउंटेंट हो, हाँ तुम लोग मेरे अकाउंटेंट हो, ठीक है, अभी जून चल रहा है, तुम लोगों का नेक्स्ट मंथ क्या आ जाएगा, जुलाई। मान लो जुलाई का सैलरी अभी पे कर दिया तुम लोग को, तो क्या वो मेरा खर्चा कहलाएगा या मेरा एसेट कहलाएगा। जैसे तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था ना, तुम लोगों ने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, मुझे पूरा फीस दे दिया है, तुम लोग के लिए क्या है, एसेट, मेरे लिए क्या है, लाइफ। तो सैलरी पेड इन एडवांस, तो तुम लोग 1 मिनट के लिए सोच लो कि मुझे जो फीस दी वो सैलरी है, ठीक है, तो सैलरी पेड इन एडवांस, जबकि उसको सैलरी बोला नहीं जाता है, सैलरी पेड इन एडवांस। ये क्या है, ये एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि ये हमारा एसेट को कम, नाइदर नॉर इंक्रीजेस लाइबिलिटी, क्योंकि इसका एंट्री क्या होता है बोलो, प्रीपेड या एडवांस सैलरी टू सैलरी। ठीक है,
तो प्रीपेड ये हमारे एसेट को थोड़ी रिड्यूस करता है, बल्कि एसेट बढ़ाता है, ठीक है, और लाइबिलिटी को भी इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रू हो गया। फिर बोल रहा है ए लॉस इज एन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द कंसर्न। बोल रहा है लॉस एक तरीके का एक्सपेंडिचर है जो ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरीके का बेनिफिट नहीं देता। ट्रू, ठीक है। तो खर्चा दो तरीके का होता है, एक खर्चे से हमें कुछ बेनिफिट मिला, एक खर्चे से हमारा कोई बेनिफिट नहीं आया। तो खर्चे से अगर कोई बेनिफिट नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं, लॉस, ठीक है, उसी को लॉस बोलते हैं। लेकिन जो खर्चा करके बेनिफिट आया उसको क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब देखो, जैसे मान लो मैंने ये पेन 100 रुपए में खरीद के 150 रुपए में बेच दिया, तो मुझे बेनिफिट आया कितने का, हाँ, तो मैंने खर्चा कितना किया, 100। तो वो 100 को एक्सपेंडिचर बोलेंगे और मुझे बेनिफिट कितने का हुआ, 50, ठीक है। लेकिन मान लो ये पेन टूट गया लाते लाते, ठीक है, अब बेच तो नहीं सकते, लेकिन मेरे पॉकेट से कितना चला गया, तो 100 क्या हो गया, लॉस। तो खर्चा लॉस भी बन सकता है, खर्चा इनकम भी दे सकता है। तो फिर बोल रहा है कि लॉस क्या है, वो खर्चा है जो हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा, तो सही तो है, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर, all liabilities which become due for payment within the year are classified as long term liabilities। तो देखो हम लोग को ये पता है लाइबिलिटी का मतलब होता है जो हमें ऑब्लिगेशन जो हमें किसी को पे करना है, लेकिन अगर 1 साल के अंदर पे करना है तो उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अकाउंट्स में सारी चीज जो अकाउंट्स की टैक्स भी कभी तुम लोग पढ़ोगे तो वहां भी देखना, जो भी 1 ईयर के अंदर होता है उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं, 1 ईयर से ज्यादा होने से उसे हम लोग लॉन्ग टर्म। तो 1 साल के अंदर देना है तो फिर लॉन्ग टर्म कैसे बोल सकते हो, तो क्या बोलना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म। तो इसीलिए ये आंसर क्या हो गया, फॉल्स। फिर बोल रहा है the term current asset is used to designate cash and other asset or resources which are reasonably expected to be realized or sold or consumed within 1 year। True। बोल रहा है कि करंट एसेट का मतलब क्या है, बोल रहा है करंट एसेट का मतलब हो गया इज यूज टू डेजिग्नेट कैश और अदर एसेट, मतलब ये कैश हो सकता है या फिर ऐसा कोई एसेट या रिसोर्सेस जिसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग वो बेच के या फिर उसे यूज करेंगे या फिर उसे बेच देंगे या फिर उसे कंज्यूम करेंगे 1 साल के अंदर, ठीक है। तो जैसे कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है पता है, रॉ मेटेरियल। रॉ मेटेरियल एक ऐसा करेंट एसेट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। सोल्ड का मतलब फिनिश्ड गुड्स, अगर हमारे पास बना बनाया कोई सामान है तो उसको हम लोग, वो भी हमारे लिए क्या है, एसेट है, करेंट एसेट है, स्टॉक है। देखो ये दोनों ही हम लोग का क्या है, स्टॉक है। तो एक ये ऐसा स्टॉक है जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, ये ऐसा स्टॉक है जिसको हम लोग सेल कर सकते हैं, रियलाइज्ड और सोल्ड। तो 1 साल के अंदर हुआ तो करेंट एसेट। फिर बोल रहा है इसका आंसर ट्रू हो गया, ठीक है। एन एसेट गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज एक्वायर्ड एंड टू एन एक्सपेंस व्हेन इट इज कंज्यूम्ड। बोलो। फॉल्स, नहीं, ट्रू है। क्यों है बताते हैं। बोल रहा है एन एसेट गिव्स राइज टू एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज एक्वायर्ड, मतलब एक्वायर का मतलब खरीदते हैं, जब खरीदते हैं तो ये हमारे खर्चे को बढ़ाता है। तो जब मैंने ये टेबल खरीदा तो क्या मेरा खर्चा नहीं हुआ, अगर तुम लोग घर पे कोई एसेट खरीदते हो तो खर्चा नहीं होता है, होता है, ठीक है। अब बोल रहा है इसको हम लोग एक्सपेंस बोलेंगे जब ये कंज्यूम होगा। तो अब इसको जब यूज करना स्टार्ट कर दिए तो फिर इसका खर्चा क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेप्रिशिएशन। इस टेबल का खर्चा हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेप्रिशिएशन। तो वो डेप्रिशिएशन मेरा क्या है, एक्सपेंस है। जब हम लोग इसे यूज करना स्टार्ट करेंगे तो इसके अगेंस्ट में हम लोग खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ पर, पीएल में, जिस खर्चे का नाम हम लोग क्या देते हैं, डेप्रिशिएशन। मतलब ये फिक्स्ड एसेट का बात मैंने बोला, ठीक है। ऐसा कोई भी एसेट हो सकता है फिक्स्ड एसेट। और एक चीज भी होता है, अगर हम लोग ह्यूज अमाउंट का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हैं, नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट तो हमारा पीएल में डायरेक्ट चला जाता है, लेकिन अगर हम लोग ह्यूज अमाउंट का करते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवाए तो वो तो करोड़ों रुपया लेता है, ठीक है। अब करोड़ों रुपया क्या एक ही बार में पीएल में चार्ज कर दोगे तो पीएल तो जीरो दिखेगा या नेगेटिव दिखेगा, जो भी हो।
तो तब हम लोग एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को ना ये नहीं बोलते कि ये खर्चा है, हम लोग बोलते हैं कि इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सेलिब्रिटी से करवाया, ठीक है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। नॉर्मली बोलेंगे ना भाई वो सेलिब्रिटी यूज कर रहा है तो हम लोग भी करें, मतलब करने वाले करते हैं ना, तो इसीलिए तो सेलिब्रिटी से करवाया जाता है क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो उसका जो खर्चा है उसको हम लोग बोलेंगे एसेट, क्योंकि ये फ्यूचर में मुझे क्या देगा, बेनिफिट देगा, मोर देन 1 ईयर के लिए देगा, इसीलिए एसेट बोलते हैं। तो क्या नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट हमें बेनिफिट नहीं देता? बिल्कुल देता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट 1 ईयर के अंदर ही खत्म हो जाता है। अगर 1 ईयर से ज्यादा हमें बेनिफिट मिला तो उसको एसेट बोलेंगे। तब हम लोग पीएल में दिखा नहीं सकते वो सेलिब्रिटी वाला खर्चा, तो हम लोग उसे एसेट साइड में दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये खर्चा, अब मान लो यहाँ पर जितना भी है, मान लो 10 लाख रुपए है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि 10 साल में इसे राइट ऑफ करेंगे, तो हर साल कितना करके राइट ऑफ करेंगे, 1 लाख करके। तो पीएल में कितना करके दिखाओगे एडवर्टाइजमेंट बोल के, 1 लाख। तो ये 10 से कितना हो जाएगा, -1 करके 9, फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 8, फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 7, और इधर एक एक लाख करके जाता जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्वर हुआ वो कितने का हुआ, 10 लाख। और जो एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है वो पर ईयर कितना करके हो रहा है, मतलब ये एग्जांपल दिया, अब जितना होगा उतना, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट के अलावा ये एक एग्जांपल हो सकता है 7th का, ठीक है। 8th नंबर में बोल रहा है, इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस वेयर द बेनिफिट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड देन इट इज ट्रीटेड एज ऑन एक्सपेंसेस। बोलो ट्रू, ट्रू, ठीक बोला है, ट्रू बोला है। अब समझो, बोल रहे हैं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ऐसे होता है देखने में, ठीक है। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। बोल रहा है इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कोई एक अकाउंट है जिसका बैलेंस दिख रहा है, वेयर द बेनिफिट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड देन इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस। बोल रहा है इसका बेनिफिट अगर ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो जाएगा, मतलब इसका बेनिफिट अगर हम लोग पूरा ले लेंगे तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो अभी तो समझाया, इधर डेबिट साइड में क्या अकाउंट होगा, एसेट का, ठीक है। तो एसेट का अगर हम लोग बेनिफिट लेते जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट का वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है। तो वेयर द बेनिफिट हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, तो बेनिफिट क्या है, जो एसेट को यूज कर रहे वही तो मेरा बेनिफिट है। तो जितना बेनिफिट ले लिया वही मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। जैसे तुम लोग बोल रहे हो 2000 का डेप्रिसिएशन, तो एसेट को कितने का यूज कर लिया, 2000 का। जितने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया उतने का ही तो एसेट यूज किया, तभी तो बोल रहे हो कि मेरा ये एसेट 2000 से कम हो गया। अब कम कैसे हुआ, यूज करके कम हुआ। तो यूज कर किया क्यों, इसका बेनिफिट लेने के लिए, मुझे ये चाहिए ना, नहीं तो लैपटॉप कहाँ रखे, कैसे लिखे, तो मुझे ये जरूरी था तो मैंने खरीदा। तो अब इसको यूज कर रहे हैं तो इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो डेप्रिसिएशन मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। और जैसे जैसे इसका बेनिफिट खत्म होते जाएगा तो वो धीरे धीरे एक्सपेंस बोल के रिकॉर्ड, जैसे ये 10,000 का 8,000 हो गया तो ये खत्म हुआ ना, 2000 से एक्सपायर्ड हो गया, तो वो क्या दिख रहा है, एक्सपेंस बोल के। तो वही चीज बोला है, समझ में आया ये ट्रू क्यों। फिर बोल रहा है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू होता है ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो, ठीक है। तो सेल जो बेचा, यहाँ से सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने ये पेन 150 रुपए का बेचा, मैंने कितने का खरीदा था, 100 रुपए का, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 50। इस प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट लेके हम घर नहीं जा सकते अपने बिजनेस से। क्यों, क्योंकि इस प्रॉफिट से मुझे बाकी खर्चा पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, मेरा बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा। ऐसा थोड़ी है कि मैंने ये पेन बेच दिया जो प्रॉफिट हुआ लेके चले जाएंगे। अरे बिजनेस चला रहे हैं तो फिर हो सकता है मेरा कोई लोन है, हो सकता है मेरा लोन वोन तो छोड़ो, नहीं भी हो सकता है मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा नॉर्मल, एक सैलरी हो सकता है, कोई अकाउंटेंट रखा है, एक रेंटेड मेरा शॉप हो सकता है, कुछ तो खर्चा होगा बिजनेस चलाने का। ऐसा थोड़ी कि जीरो खर्चे में हम लोग बिजनेस चला ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। कुछ ना कुछ तो खर्चा देना, पर कुछ ना हो इलेक्ट्रिसिटी तो देना है ना। तो फिर वो खर्चा पे करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास बचेगा उसको हम लोग लेके घर जा सकते हैं, मतलब कैपिटल में जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब हम लोगों ने फर्स्ट ये सारी चीजों को डिस्कशन किया था, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स बेच दिया उसका कॉस्ट, ठीक है। If the debit side of the trading account exceeds its credit side, then the balance is
ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो फॉल्स होगा। देखो ये False ट्रेडिंग है, हाँ फॉल्स होगा। बोल रहा है कि एक्सीड्स क्रेडिट साइड, इधर डेबिट साइड मान लो 100 है, क्रेडिट साइड मान लो 90 है, तो बैलेंस किधर आएगा, इधर आएगा, तो फिर ये तो मेरा ग्रॉस लॉस हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर बोल रहा है द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, बोलो। जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो बोल रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, बोल रहा है पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर अकाउंट, ऐसा होता है। तो क्या डेटर होता है, नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये डेबिट अगर करना ही है तो पीएल में कर सकते हो, पीबीडीडी डेबिट टू, सॉरी पीबीडीडी डेबिट टू पीएल में करोगे तो बाय पीबीडीडी हो जाएगा ना, पीएल में नहीं कर सकते। ये पीबीडीडी डेबिट तब होगा जब इसको यूज करेंगे बैड डेट को राइट ऑफ करने का, पीबीडीडी टू बैड डेट कर सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि पीबीडीडी को क्रेडिट कर सकते हो पीएल में, ठीक है। तो ये जो भी हो ये तो गलत लिखा हुआ है, 11 का आंसर हम लोग का फॉल्स। अच्छा, फिर बोल रहा है द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, बोल रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का मतलब होता है कि हम लोग क्रेडिटर्स मतलब जो सप्लायर है, ठीक है, उनसे सामान खरीदते हैं, तो हमें लग रहा है कि वो शायद हमें डिस्काउंट दे सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोविजन, ठीक है। बोल रहा है ये कभी कभी हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच के लिए, बोलो कंजर्वेटिज्म अप्रोच का मतलब पता है, पहले बोले तो ये जो हमें डिस्काउंट मिलेगा ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट। तो फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड करना हमें अलाउड होता है, नहीं, अकाउंट्स हमें कभी भी फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के लिए अलाउ नहीं करता, फ्यूचर का लॉस कर लो, ठीक है। मतलब इंसान जैसे सोचता है वैसा ही अकाउंट बना है, जैसे हम लोग ये नहीं सोच सकते हमारे साथ कितना अच्छा हो सकता है, लेकिन कितना बुरा होगा ये हम लोग, अरे तुम्हें नहीं पता मेरा क्या हालत है, ठीक है, वो बोलेगा अरे तुम्हें नहीं पता, लेकिन कोई ऐसे बोलेगा तुम्हें पता है मेरा कितना अच्छा कंडीशन है, तुम सोच भी नहीं सकते, कोई नहीं बोलेगा, सब कोई बोलेगा मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करो, ठीक है, होगा नहीं होगा छोड़ो, फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करो, बट फ्यूचर के प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करना, तो ये तो प्रॉफिट है ना, तो बोल रहा है कि कंजर्वेटिज्म अप्रोच कभी कभी मना कर देता है, सही बोला, मना कर देता है। फिर बोल रहा है द डेब्ट written off as bad if recovered subsequently are credited to debtor, हाँ, बोल रहा है कि बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट रिकवरी, ठीक है, तो उसका एंट्री क्या होता है, बैंक या कैश टू बैड डेब्ट रिकवरी, और उसका नेक्स्ट एंट्री क्या होता है, पीएल, bad debt recovery to PL. हाँ बैड डेब्ट रिकवरी टू पीएल। अब इन्होंने क्या लिखा है रखा है, ये अगर रिकवर्ड होता है, बोल रहा है क्रेडिटेड टू डेटर, डेटर में कभी क्रेडिट नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, देखो जब क्रेडिट सेल हुआ था क्या एंट्री हुआ था, डेटर टू सेल्स, ठीक है। अब ये डेटर जब बैड डेब्ट कर दिया तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, बैड डेब्ट टू डेटर, ठीक है, फिर इसको क्लोज करके क्या कर दिया, पीएल टू बैड डेब्ट, मान लो प्रोविजन का यहाँ कोई बात नहीं है, पीएल टू बैड डेब्ट, तो देखो डेटर डेटर खत्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बैड डेब्ट भी खत्म, लास्ट क्या बचा था, पीएल टू सेल्स, ये मुझे क्या बता रहा है पता है, बोल रहा है मैंने एक सेल तो किया बट उसमें मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, इसलिए मेरा पीएल क्या दिख रहा है, डेबिट दिख रहा है, मतलब ऐसा सेल जो मुझे लॉस दिया, कैसे दिया है वो मुझे ये सारे स्टेप वाइज एंट्री बताएंगे कि कैसे लॉस हुआ, बैड डेब्ट होके लॉस हुआ। अब जब मुझे वही पैसा कोई वापस देने आ रहा है तो बैंक डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवरी कर दिया, अब डेटर को क्रेडिट कहाँ से करे, क्योंकि डेटर तो मेरा खत्म, मैंने तो डेटर हटा ही दिया अपने बुक से, डेटर अकाउंट तो बचा ही नहीं मेरे पास, तो उसको हम क्रेडिट कैसे करें, क्योंकि डेटर तो पहले डेबिट होना चाहिए तब ना होगा क्रेडिट, कैसे क्रेडिट करो, डेटर को क्रेडिट करने का मतलब डेटर को कम कर देना, डेटर को ही तो मैंने हटा दिया, तो डेटर को कम कहां से करोगे, बैड डेब्ट रिकवरी टू पीएल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला 13 वाला हम लोग का आंसर फॉल्स। अच्छा,
14th का देखो, बोल रहा है कि द एडजस्टमेंट एंट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डेबिटेड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट एंड क्रेडिटेड इनकम अकाउंट। बोलो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का जो एडजस्टमेंट होता है उसमें क्या होता है वो बोल रखा है, तो सही बोला है कि गलत बोला? पहले बोलो इनकम रिसीव्ड इन False. एडवांस का एंट्री क्या होता है? फॉल्स। आंसर तो सही है, फॉल्स। हाँ बोलो कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एंट्री। उनको बोलो दिले तो इनकम रिसीव्ड Bank. है, ठीक 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 Bank बोलो। to prepaid. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो हम लोग का क्या होता है? लाइबिलिटी। तो टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो बोल रहे डेबिटेड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, उल्टा बोला है, उल्टा बोला है ना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो ये वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, अब 15 वाला देखो, प्रीमियम पेड ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब जिसका बिजनेस, हाँ यहाँ थोड़ी जाता है, वो तो ड्राइंग्स होता है ना। अगर हम अपना बिजनेस का खर्चा पे कर रहे हैं तो पीएल में दिखा सकते हैं। मेरा पर्सनल खर्चा मुझे कहाँ दिखाना है? कैपिटल मतलब प्रॉफिट क्यों कमा रहे हो? प्रॉफिट से तो अपना बिजनेस का पर्सनल खर्चा, तो प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है? कैपिटल में। तभी तो बोलते हैं कैपिटल से ड्राइंग्स को हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना बिजनेस का खर्चा खर्चा है तो पीएल में नहीं दिखा सकते, क्या करना पड़ेगा? कैपिटल से ड्राइंग्स बोल के लेस करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉल्स। डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो हाँ, अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है जो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, हाँ तो देखो इसका मतलब लेजर हो गया, तो ये खर्चा है। खर्चा है कौन सा? या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएल में जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। हाँ अच्छा, फिर देखो बोल रहा है पर्सनल परचेज इंक्लूड्स इन द परचेज डे बुक आर एडेड टू द सेल्स अकाउंट इन द ट्रेडिंग। तो पर्सनल परचेज जो है, पर्सनल परचेज मतलब प्रोप्राइटर का खुद का कुछ पर्सनल खरीदने का कुछ बात था, ठीक है, वो उसने खरीद के परचेज डे बुक में दिखा दिया। पहला बात है कि वो परचेज डे बुक में दिखा ही नहीं सकता है। परचेज डे बुक में हम लोग क्या दिखाते हैं? बिजनेस का डेली का जो परचेज है वो, लेकिन वो भी क्रेडिट परचेज, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज परचेज डे बुक में दिखाया जाता है। कोई भी कैश परचेज कहाँ दिखाते हैं? कैश बुक में दिखाते हैं, ठीक है। कैश परचेज कैश बुक में दिखाते हैं। तो पर्सनल परचेज अगर किया है तो वो हम लोग परचेज डे बुक में नहीं दिखा सकते। फिर बोल रहा है एडेड टू द सेल्स अकाउंट। ओ ये तो होगा क्या? फिर बोल रहा है सेल्स अकाउंट में ऐड कर दिया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉल्स। मेडिसिन गिवन टू द ऑफिस स्टाफ बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन विल बी डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। बोल रहा है हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेडिसिन बनाता है, ठीक है। तो हम लोग अपने स्टाफ को कुछ जरूरत होता है तो वहीं से मेडिसिन भी दे देते हैं, तो क्या वो उनके सैलरी अकाउंट में डेबिट करे? नहीं करेंगे, तो फॉल्स बोल रहे हो। क्यों बोल रहे? रीजन প্রথম কথা আমাকে এটা বলো কি এটা বিজনেসের খরচা কি খরচা না? এটা খরচা না বিজনেসের, তাই স্যালারি। বিজনেসের খরচা নয় কেন? বিজনেসেরই তো খরচা। বিজনেসের খরচা হবে না তখন যদি প্রোপ্রাইটার নিজের জন্য ব্যবহার করে। এটা কাকে দিচ্ছে? ऑफिस स्टाफ को दे रहा है, ठीक है। खुद बनाता है, जैसे जो भी वर्कर होते हैं, ठीक है, मतलब जो सैलरी बेस्ड काम करते हैं या जो भी करे, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन कैश देने के अलावा बाकी चीज भी तो दे सकता है, नहीं देता है। जैसे मान लो टिफिन का कोई कूपन दे दिया, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट फैसिलिटी दे दिया, घर देता है रेंट पे रहने के लिए। दूसरे जगह काम करने जाते हो तो ऑफिस से नहीं सुने हो कभी कि घर दिया है रहने के लिए, ठीक है। खाने पीने का भी खर्चा नहीं लगता है, सब ऑफिस से ही प्रोवाइड हो गया भाई, ये सब। तो ये लोग क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं अपने स्टाफ को, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि ये बिजनेस का खर्चा है कि पर्सनल खर्चा है? बिजनेस का खर्चा, ठीक है। अब बोला है कि मेडिसिन विल बी, ये जो देते हैं ये सैलरी अकाउंट में डेबिट करेंगे, तो क्या बोला है कि इनको फ्री में दे रहे हैं मेडिसिन? तो इनसे पैसा लेते हैं, तो पैसा लेते हैं तो उस पैसे को कहाँ जोड़ देते हैं? सैलरी अकाउंट में
डेबिट, अच्छा तो फ्री में देते होंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है, सैलरी अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट, तो इसका मतलब फ्री में देते हैं, तो सैलरी तो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होगा। तो बोल रहा है कंपनी जो मेडिसिन देती है उस खर्चे को, जैसे मान लो बोल दिया कि तुम्हारा घर का जो रेंट है वो तुम्हारे सैलरी के साथ जोड़ के दे देंगे, तुम्हें सैलरी देंगे 20,000, ठीक है, तुम एक घर पे रह रहे हो जिसका रेंट है 5,000, ठीक है, तो हम लोग वो रेंट भी पे करेंगे, ऑफिस वाला बोल रहा है, तो ऑफिस वाला सैलरी कितना देगा। हाँ, तो फिर यहाँ पर भी वही बोल रहा है, मेडिसिन गिवन टू स्टाफ, मतलब घर रेंट की जगह मेडिसिन बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन विल बी डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, तो चाहे तो कर सकता है। एनी बेनिफिट गिवन टू स्टाफ, वो उसके सैलरी के साथ जोड़ सकता है, मतलब वो खुद पे नहीं कर दे रहा है, जैसे हम हर मंथ 5,000 तुम लोग के लिए पे नहीं करेंगे, तुम लोग के सैलरी के साथ वो दे देंगे, तुम लोग को खुद पे कर देना है जहां रहोगे, हम अपना 5,000 दे देंगे, अब तुम लोग पे कर दो, अब तुम लोग 5,000 वाले घर में रहो, अगर किसी के पास ज्यादा है तो 6,000 वाले रह रहे हो तो 1,000 अपने पॉकेट से देना, अगर 4,000 वाले में सेटल हो रहे हो तो 1,000 तुम्हारे पॉकेट में रह जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। খরচা তো হ্যাঁ, মেডিকেল সাপোর্ট যে দিচ্ছে, তো মেডিকেল সাপোর্ট যে দিচ্ছে ওটা স্যালারি অ্যাকাউন্টে, স্যালারি তো পে করতে হবে না, কাটছে না, ওটাই তো বলছি, তাহলে আমি যেমন বলছি যে আমি তোমাকে, আমি এটা বলছি না যে আমি তোমাদের আমি তোমাকে 25,000 টাকা দিয়ে দিচ্ছি রেন্টের, ঠিক আছে, তো সেখান থেকে তুমি 5,000 টাকা কি করছো, রেন্টের পে করে দিচ্ছ, আর তোমরা কি বলতে চাইছো বলো, এখানে কাটা যাবে বলছি। মানে ওরা মেডিসিনের খরচাটাকে স্যালারি থ্রুতে রেকর্ড করছে না, মানে মেডিসিন যে দিচ্ছে স্টাফকে, সেই মেডিসিন বানাবার যে খরচাটা, ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো কি হবে, স্যালারি তো ডেবিট করতে বলছে, তাহলে কি লিখবে, স্যালারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু যে স্টাফ অফিস স্টাফ, মেডিসিনের খরচাটাকে স্যালারির সাথে কি করছে, অ্যাড করে দিচ্ছে, যেমন ধরো ধরো কাউকে 25 টাকার, ধরো কারো 1,000 টাকার মেডিসিনের খরচা হলো, তো অর্গানাইজেশন বলছে আমি মেডিসিন বানাই, আমি এই খরচাটা বিয়ার করব, এটা ওদের বলা আছে, তাহলে বলছে তুমি মেডিসিনটা যে কিনবে তোমাকে নিজের টাকা পকেট থেকে বের করতে হবে, তোমার ধরো মাসে খরচা, তোমাকে কত স্যালারি দিই 20,000, তোমার যেহেতু 1,000 মেডিসিনের খরচা হয়েছে, আমি তোমাকে এবারে কত স্যালারি দিলাম 21,000, তুমি ওই মেডিসিনটা আমার অর্গানাইজেশনে কিনে নাও, বুঝতে পারলে, বুঝতে পারলেন, মানে আমি তোমাকে মেডিসিনটা হাতে দিচ্ছি না, আমি তোমায় টাকা দিয়ে দিচ্ছি, তুমি মেডিসিনটা কিনে নেবে, আমার এখান থেকেই কিনে নেবে, ধরো আমি আমি এরকম পেন দেবো তোমাদেরকে, ঠিক আছে, তা আমি কি বললাম যে পেনটার টাকা তোমাদেরকে দিতে হবে না, আমার কাউন্টারে যাবে যেখানে পেন বিক্রি হয়, আমি তোমাকে টাকাটা দেবো, তুমি আমার টাকাটা দিয়েই আমার কাউন্টার থেকেই পেনটা কিনে নেবে, আমার কাউন্টারে মেডিসিনটা বিক্রি হয়, ঠিক আছে, সেই মেডিসিনের টাকাটা আমি দেবো, তুমি আমার কাউন্টারে গিয়েই মেডিসিনটা কিনবে, কিন্তু তোমার টাকা লাগছে না, বুঝতে পারলে ব্যাপার, তোমাদের টাকা লাগবে না, এমপ্লয়ীদের কোনো টাকা লাগবে না, ঠিক আছে, টাকাটা অর্গানাইজেশনই স্যালারির সাথে দিয়ে দেবে, তুমি গিয়ে কিনে নেবে। अब देखो क्या बोल रहा है 19 वाले में, बोल रहा है गुड्स वर्थ 600 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बोला अभी तक तो बार बार बोल रहे थे कि अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा, मतलब ड्रॉइंग्स हो रहा है, ठीक है, तो फिर कैपिटल को हमें क्या करना, कैपिटल बढ़ेगा थोड़ी, कैपिटल में तो प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है, तो प्रॉफिट निकाल रहे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर इसमें एंट्री क्या होता है, फिर बोलो, परचेज अकाउंट में क्या होगा, ड्राइंग्स टू परचेज, हाँ ड्रॉइंग्स टू परचेज, परचेज हम लोग का क्या हो जाए, कम हो जाएगा, ठीक है। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, बोल रहे ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी इज देन नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज ओनली शोन इन बैलेंस शीट, तो देखो बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कुछ रहता है तो वो हमें कहाँ दिखाना पड़ता है, एक ही जगह पे दिखाना पड़ता है, तो ये हम लोग कहाँ दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में, इसका मैंने डिस्कशन किया था,
ठीक है, वो क्लास देखोगे तो वहां तो लंबा सारा डिस्कशन है, तो वहां एक बार देख सकते हो। अब ये वाला देखो, बोल रहा है डेबिट टू एन अकाउंट में इंक्रीज एक्सपेंस, डिक्रीज एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ऑप्शन ए, अगर हम लोग किसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो रूल सोचो, डेबिट करने से क्या होता है, कोई भी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो हाँ, तो एसेट तो डिक्रीज लिखा है, तो फिर ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। डेबिट के साथ तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने से तो क्रेडिट होता है, ठीक है। एसेट डिक्रीज होने से तो एसेट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस इंक्रीज होने से एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। Prepayment of insurance premium will appear in balance sheet and in the insurance account respectively as, बोल रहा है प्रीपेमेंट का मतलब प्रीपेड, ठीक है। ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपीयर इन बैलेंस शीट, बोल रहा है बैलेंस शीट में जब दिख रहा है, एंड इन इंश्योरेंस अकाउंट रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कैसे दिखेगा, लाइबिलिटी एंड डेबिट बैलेंस, एसेट एंड डेबिट बैलेंस, एसेट एंड क्रेडिट बैलेंस, बोलो कैसे दिखेगा। हाँ देखो, हमें आंसर कैसे दिया हुआ है, लाइबिलिटी एसेट डेबिट क्रेडिट, तो बोलो ऑप्शन का छोड़ो, तुम लोग बताओ कि अगर हम लोग प्रीपेड करेंगे तो वो हम लोग का क्या, एसेट, ठीक है। और इंश्योरेंस अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, तो बोलो तो फिर एसेट और, तो फिर आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि एंट्री क्या होता है, प्रीपेड टू प्रीपेड, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड, क्या है, एक्सपेंस टू एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, ग्रॉस प्रॉफिट किस चीज का डिफरेंस, अभी बताया था, 150 रुपए का बेचा 100 रुपए में, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और परचेज के बीच का नहीं, ये करने से क्या हो जाता है, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है। जैसे मैंने बोला था ना, कि एग्जांपल दिया था कि 100 चीज खरीदा, उसमें से 80 बेच दिया, 100 चीज मैंने 20 रुपए का खरीदा, 2000 रुपए, और 80 मैंने बेच दिया, मान लो 30 करके, तो 2400, तुम लोग बोलोगे 400 का प्रॉफिट, ये बात क्या हो गया, गलत। क्योंकि 80 पेन कितने में खरीदा था, मान लो 80 पेन 20 रुपए में खरीदा था, 1600, और बेचा कितने में, 2400, तो प्रॉफिट कितना है, 800। तो सेल से परचेज को लेस करने से कभी भी सही प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जितना सेल किया उतने का परचेज से उसे लेस करना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो बेचा उसका कॉस्ट लो, सारा कॉस्ट मत लो, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोल रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर सब्जेक्ट टू कैश डिस्काउंट विल, बोल रहा है अगर हम लोग क्रेडिटर को पे करते हैं, ठीक है, और हम लोग कैश डिस्काउंट फिर मिल रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो पहले बोलो एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर को पे करने से क्रेडिटर कम होता है, टू बैंक होगा, टू डिस्काउंट, क्रेडिट टू हाँ बोलो, बी, फोर्थ का आंसर बी, नहीं गलत हो गया। देखो, जब बैंक कर रहे हो तो एसेट क्या हो रहा है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव Asset करने का कम। मतलब इनकम, इनकम जनरेट हो रहा है, और क्रेडिटर कम होने का मतलब लाइबिलिटी। अब देखो ये ऑप्शन किधर, सी, रिड्यूस एसेट रिड्यूस लाइबिलिटी, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे तो रेवेन्यू, क्योंकि पीएल के बाई साइड में लिखोगे तो क्या होगा, जीपी के साथ ऐड होकर इनकम बढ़ेगा। ए कस्टमर रिटर्न्स गुड्स ऑलरेडी चार्ज टू हिम वी शुड, तो बोल रहा है कि कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए उसके अकाउंट पे। यहाँ पर देखो ना ऑप्शन क्या बोला है, क्योंकि रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न टू रिटर्न, तो कस्टमर अगर स्टॉक को रिटर्न कर दिया, गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो हमें उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। कैपिटल इज डिफरेंस बिटवीन, कैपिटल किस चीज का डिफरेंस है, इनकम एक्सपेंस एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, एसेट और लाइबिलिटीज का डिफरेंस। तो एक्चुअली बैलेंस शीट में ये देखो, फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट मिला के क्या हो गया, टोटल एसेट, इधर नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी, इधर क्या होता है कैपिटल,
तो फिर ये टोटल एसेट से ये लेस करने से क्या आता है, कैपिटल। समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब কতটা করলাম বলো 6। अच्छा फिर इसके बाद 7th नंबर में बोल रहा है द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर वुड चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ, बोल रहा है कि कोई भी सोल ट्रेडर मतलब जो अकेले बिजनेस करता है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर बोल लो, सोल ट्रेडर बोल लो, उसका कैपिटल में चेंज कब दिखेगा, ये ट्रांजैक्शन होने से, ये ट्रांजैक्शन होने से, या ये ट्रांजैक्शन। चलो डिस्कस करते हैं। एक क्रेडिटर बीइंग पेड इज अकाउंट बाय चेक, बोलो क्रेडिटर को चेक में पेमेंट करने का एंट्री, क्रेडिटर टू बैंक, ये करने से मुझे एक चीज बोलो, क्रेडिटर डेबिट होने का मतलब लाइबिलिटी क्या हो गया, बैंक मतलब एसेट क्या हो गया, कम। ठीक है। अच्छा रॉ मेटेरियल बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, तो क्या एंट्री करोगे, रॉ मेटेरियल टू क्रेडिटर, तो रॉ मेटेरियल डेबिट करने का मतलब एसेट बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो स्टॉक होता है ना, लाइबिलिटी भी मेरा बढ़ गया। चलो वेजेस बीइंग पेड इन कैश, वेजेस टू कैश, ठीक है, तो एसेट, और वेजेस डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा अब बोला है कि कैपिटल कब इम्पैक्ट होगा, बोलो। तो कैपिटल का मतलब तो ना तो फिक्स्ड एसेट ना तो करेंट, अभी तो दिखा है फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ये कैपिटल। क्योंकि वेजेस पे करोगे तो कहां से पे करोगे, प्रॉफिट से, प्रॉफिट कहाँ जुड़ा हुआ रहता है, कैपिटल में, तो फिर कौन सा इम्पैक्ट आएगा इसमें से, बाकी किसी में भी इम्पैक्ट नहीं आया। समझ में आया? 8th नंबर में बोला है ए डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, ऑप्शन ए होगा। ठीक है देखते हैं, मतलब पीबीडीटी हम लोग का कम हो गया, कब कब कम होगा, ये होगा, ये नहीं, मतलब देखो मैंने जो एस्टिमेट करके प्रोविजन बनाया था वो ज्यादा हो गया, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया पीएल में, मैंने सोचा था मेरा 100 रुपए का डेटर लॉस हो सकता है, लेकिन हुआ एक्चुअली 80, तो 20 का मैंने वापस प्रॉफिट में रख दिया। तो जब वापस प्रॉफिट में रखोगे तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, मैंने जब पीबीडीटी क्रिएट किया था तो मैंने बोला पीएल टू पीबीडीटी, इतना पैसा हटा के रखते, पता नहीं डेटर मेरा ये पैसा शायद नहीं देगा, बट मेरा बैटिप कितना हुआ 8 रुपए, तो मेरे पीबीडीटी में कितने पड़े हुए 2 रुपया, तब हम 2 रुपए को वापस क्या कर देंगे, जहां से उठाया था वही रख देंगे, पीएल में वापस डाल दिया। तो बोल रहा है कि डिक्रीज इन प्रोविजन, मैंने जो प्रोविजन किया था उसका मुझे जरूरत नहीं पड़ा, मेरा प्रोविजन में 2 रुपए रह गया, प्रोविजन 8 रुपए में आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो क्या हुआ, बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ेगा, लाइबिलिटी तब बढ़ता अगर मेरा प्रोविजंस डिक्रीज के जगह इंक्रीज होता। और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल, मतलब मेरे पास जो भी मेरा करेंट एसेट है उससे करेंट लाइबिलिटी माइनस करने से वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है। करेंट एसेट का मतलब क्या, जो पैसा मुझे 1 मंथ के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि डेटर का पैसा, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल का पैसा, जैसे कि किसी तरीके का प्रीपेड एक्सपेंसेस का सेटलमेंट, ठीक है। और इसके अलावा करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिटर वगैरह, तो ये सब, जैसे मान लो मेरा डेटर सिंपल, मेरा डेटर है 1000 रुपए का, मेरा क्रेडिटर है मान लो 200 रुपए का, तो मेरे पास कितना पैसा है बिजनेस करने के लिए, कैपिटल चाहिए ना, तो डे टू डे के बिजनेस करने के लिए मेरे पास कितना पैसा है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज नहीं होगा इससे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कब डिक्रीज हो सकता है, जब मेरा लाइबिलिटी और भी बढ़ेगा, करेंट लाइबिलिटी। चलो 9th नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कंपनी विशेस टू अर्न ए 20% प्रॉफिट ऑन मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट, मतलब 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है, बोल रहा है कि प्रॉफिट मार्कअप मतलब प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट मार्कअप ऑन कॉस्ट कितना होगा, तो 20% प्रॉफिट ऑन
25% মানে 9 এর आंसर बी বলছে, দেখছি बी এ 25%, হ্যাঁ ঠিক বলছে। तो देखो ये मैंने तुम लोग को सिखाया था एक कैलकुलेशन, मैंने बोला था 20% ऑन सेल, तो 20/100 होता है, तो 20 क्या हो गया प्रॉफिट, 100 क्या हो गया सेल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 1/5 होगा, 20 से कट होके, तो 1 रुपया प्रॉफिट जब बेचा कितने में, ठीक है। अब मुझे बोला है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालो, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट। तो प्रॉफिट तो मेरा 1 रुपया है, तो 5 रुपए में बेच के 1 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो खरीदा कितने में था वो प्रोडक्ट, 4 रुपए। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा 1/4। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, ठीक है। फिर बोला है देखो, if sales is 2000 and the rate of gross profit on cost of goods sold is 25%, then the cost of goods sold is, बताओ। सेल्स मतलब बेचा कितने में, 2000 रुपए में। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है 25%, तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा, मतलब जो गुड्स बेचा इसका कॉस्ट कितना है। ऑप्शन बी 1500, 10 का नहीं। কস্ট অফ গুডস সোল্ড মানে কত টাকায় আমি কিনেছিলাম, যেটা বিক্রি করছি সেটাকেই বলে কস্ট অফ গুডস সোল্ড। যে গুডসটা বিক্রি করে দিয়েছি তার কস্ট কত, তো যে গুডসটা বিক্রি করেছি তার বিক্রি দাম তো জানি কত 2000, তাহলে বলছে সেটাকে আমি কিনেছিলাম কত টাকা, কারণ আমি তো কোনো বলছে আমি কত প্রফিট লাগিয়ে বিক্রি করেছি। তো এই 25% কিসের ওপর বলছে, কস্টের ওপর, তাহলে তোমরা 25% প্রফিট যদি কস্টের ওপর আর সেলের ওপর কত হবে এক্ষুনি শিখালাম, তো 25% মানে 25/100, তাহলে কত হলো 1/4, তো 1 টাকা প্রফিट 4 টাকা कॉस्ट, 1 रुपया प्रॉफिट 4 रुपए कॉस्ट, तो प्रॉफिट 1 रुपया, तो बेचे हैं कितने में, अगर किसी चीज को 1 रुपया प्रॉफिट कमाया 4 रुपए में खरीदा था तो बेचा कितने 5 रुपए, तो 1/5 प्रॉफिट ऑन सेल, तो फिर इंटू 100 कर दो कितना हो गया 20%, तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल, तो ये सेल पे अब लगा लो, इसका जो रेट है कितना हो गया 20%, कितना हो गया 400, तो 400 क्या निकला प्रॉफिट ऑन सेल। तो फिर 2000 रुपए की चीज में अगर 400 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है तो फिर उसका कॉस्ट कितना 1600। तो अभी जो सिखाया 9th वाले में उसी का यूज करके करना, ये वाला ठीक है। बोलो समझ में आया कैसे करके कैलकुलेट करना होता है। 11th नंबर देखो क्या बोल रहा है, sales for the year ended 31st March amounted to 10 lakhs. Sales included goods sold to Mr. A 50,000 at a profit of 20% on cost. Such goods are still lying in the godown of the buyers at the buyer's risk. Therefore, such goods should be treated as part of sale, closing inventory, goods in transit. बोल रहा है कि 31 मार्च 2022 में कितने रुपए का सेल किया है, सेल्स इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए, मिस्टर ए को कितने का बेचा था जिसमें प्रॉफिट कितना कमाया था, लेकिन वो कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट बता रखा है। सच गुड्स आर स्टिल लाइंग इन द गोडाउन एट द बायर रिस्क, तो बायर कौन है मिस्टर ए, सी होगा। गुड्स इन ट्रांजिट, इन गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब बताओ क्या होता है, नहीं ওটা তো ट्रांजिट होला ना, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब रास्ते में है, ठीक है। जैसे मेरे गोडाउन से निकल गया बट मिस्टर ए के पास भी नहीं पहुंचा, तो कहां पर है, हाँ जैसे एक जगह से दूसरे जगह, मतलब ज्यादा डिस्टेंस का जो सामान होता है ना वो जब आता है, जैसे तुम लोग कुछ मान लो ऑनलाइन ऑर्डर किए जो कि मान लो किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है, तो वो क्या हो गया, मान लो उन्होंने वहां से शिप कर दिया, शिपमेंट होता है ना, शिफ्ट हो गया, तो मैसेज आ गया कि भाई शिफ्ट हो गया, अब डिलीवरी के लिए, तो वो रास्ते में है ना तो उनके वहां हब में है ना, तो अब हब में आके पहुंचेगा, फिर उसके बाद हमारे जो नोन एड्रेस होता है वहां पर आके डिलीवर होगा, तो इस बीच में गुड्स कहाँ रहता है, इन ट्रांजिट में रहता है। तो गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ना तो सेलर के पास है ना तो बायर के पास आके पहुंचा है, रास्ते में है, उसको बोलते हैं गुड्स इन
ट्रांजिट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो सेल हुआ था उसमें मिस्टर ए को हम लोगों ने 50,000 का सेल किया था, बट मिस्टर ए ने बोला कि हम अभी लेके नहीं जाएंगे, कोई भी रीजन हो, शायद उनके पास रखने का जगह नहीं होगा, तो उन्होंने बोला आप अपने गोडाउन में रख दो। तो फिर बोलो जो बेच रहा है वो रखना चाहेगा तभी? उसका तो रिस्क है ना, उसने तो वो क्यों रखना चाहेगा, उसका तो जगह ऑक्यूपाई रहेगा ना, उसने तो बेच दिया। तो उसने बोला कि रख दो, तो बोला अपने रिस्क पे रखो, तो बोला ठीक है अपने रिस्क पे रखेंगे। तो देयरफॉर सच गुड्स शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ, तो बोल रहा है ऐसे गुड्स को जो सेलर है वो क्या ट्रीट करे, सेल। उसका तो बिक गया ना भाई, वो क्यों क्लोजिंग इन्वेंट्री बोले, वो क्यों गुड्स इन ट्रांजिट तो माने, वो उसको क्या बोलेगा, सेल। ठीक है, ऐसे मान लो हम ये सब चीज बेचते हैं, ठीक है, अब तुम लोगों ने मान लो मेरे से ये चीज खरीदा, ये रिमोट खरीदा, आप बोल रहे हो कि आप रख लीजिए मैम, हम इसको ना 2-3 दिन बाद लेके जाएंगे। हम बोले मुझे नहीं पता, अपने रिस्क में रखना है रखो, टूट फूट जाए तो मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पैसा मिल गया तो मेरे लिए क्या हो गया, सेल हो गया। अब तुम लोग को टूटा फूटा मिलेगा तो तुम्हारा, क्योंकि क्वेश्चन तो खुद बोल रहा है तुम लोग अपने रिस्क में रख के जाना चाहते हो, तो ये हम क्या मानेंगे, सेल। क्योंकि टूटे फूटे तुम लोग तो मुझे कुछ बोल नहीं सकते, वैसा ही बात हो गया है, तो फिर सेल ही मानेंगे ना, ये मेरा स्टॉक है नहीं, ये मेरा सेल है ना, तो ये गुड्स इन ट्रांजिट है। फिर बोल रहा है इफ सेल्स रेवेन्यू आर 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,10,000 एंड एक्सपेंसेस 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 390,000। हाँ, तो देखो 4 लाख का हम लोगों ने बेचा है, जिसमें से जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट कितना था, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये क्यों माइनस नहीं हुआ, 60,000। हाँ, जब सिर्फ एक्सपेंस बोलता है तो हम लोग हमेशा उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, और उसको कहाँ दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या था, जो एक्सपेंसेस हमें बिजनेस को मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है, गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए नहीं करना पड़ता है। डायरेक्ट का मतलब गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा करोगे वो डायरेक्ट होता है, वो ट्रेडिंग में लिखा जाता है। और जो गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए नहीं करते हैं, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सिर्फ एक्सपेंस बोला है तो हमेशा क्या मानना होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये अगर हमें बड़ा सा फाइनल अकाउंट्स करने दे तो भी ये मानना पड़ेगा, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 90। बस, और तो कुछ बाकी नहीं था, तो नया टॉपिक आ जाओ, क्या 10-15 मिनट के लिए स्टार्ट करें, नया टॉपिक स्टार्ट करके क्या फायदा, 10 से 15 मिनट ही बचा, छोड़ो फिर नेक्स्ट दिन ही नया टॉपिक स्टार्ट करें।